हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं मुजफ्फरनगर में हूँ और आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने पॉडकास्ट लेकर मैं आया हूँ। और ये पॉडकास्ट टॉलीवुड आर्ट फिल्म पर प्रसारित होगा, जिसे आप सब लोग देखेंगे। तो आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है बहुत बड़ी, श्री मोहन तायल जी, बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत समाज सेवा का बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगा श्री मोहन तायल जी आपसे कि ये राजनीतिक सफर कब से कैसे शुरू हुआ। अपने बारे में थोड़ा सा अपनी जबानी आप बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ। और राजनीतिक सफर लगभग 35 साल हो गए। और राजनीति पहले हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, उसके बाद व्यापार मंडल से जुड़े, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का काम भी करते रहे। और आप ये समझिएगा कि अभी तो वो कल्चर थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज स्टैंड दीवारों पे रात को स्टेंसिल लगाना, पोस्टर चिपकाना, लही लगाना, ये हमने अपने हाथों से काम किए। और चुनावी दौर में भी जब ये हाथ से पर्चियां बनती थी, अब तो पैसे देकर बाजार में बन जाती हैं, पर्चियां हाथ से लिखते थे। हम बच्चे थे तो हमें जो हमारे नेता थे वो सब कहना, भाई इस परिवार की 8 पर्चियां हैं, 10 वोट हैं, सबको अलग अलग लिफाफों में डालकर उनके घरों तक पहुंचाने का काम। मतलब ये सारे काम, छोटा छोटा एरिया गली गली बांट के हम लोग इस तरह के काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी 1980 में शुरू हुई, 88 से मैं लगातार पार्टी में लगातार सक्रिय हूँ। और आप ये मान लीजिएगा कि उस समय हालांकि काम करने का मजा और था, सरकारें दूसरी थी। कल्याण सिंह जी की सरकार रही, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही। तो अगर मैं कहूँ कि राम मंदिर आंदोलन में जो हम लोगों ने खूब संघर्ष किया है, गली गली जा करके राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जिस हिंदू का खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, उस तरह के अलग अलग नारे के साथ हम लोगों ने जनता में जोश भरने का काम किया, समाज में काम किया, रामलला के लिए काम किया। और बहुत लंबा टाइम ये पता ही नहीं चला कि कब कब कैसे, क्योंकि राजनीति का एक हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा राजनीति का उद्देश्य तो अब थोड़ा बहुत ये हुआ कि जनता की सेवा करने के लिए जिस मुकाम पर पार्टी ने हमें अब स्थापित कर दिया है, मैं पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा इसमें। लेकिन अब ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा और आगे बढ़कर हम पार्टी की सेवा करें। तो पिछली बार मैंने विधानसभा का टिकट भी मांगा था, पार्टी अगर अवसर देगी तो इस बार 2027 में तो मैं फिर पार्टी से निवेदन करूंगा। पार्टी ने अवसर दिया तो मैं विधानसभा लड़ूंगा और कुछ बन करके जनता की सेवा करने में कुछ अलग मजा आएगा, क्योंकि जब कलम में ताकत होती है तो हम सेवा अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस तरह का प्रयास बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं। और जब से 2014 से केंद्र में और 2017 से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, तो इन दोनों के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी इस 11 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जितना इस 11 साल में हुआ। यानी कि कांग्रेस का जो 70 साल का 75 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ऐसे विकास हुए, धारा 370 जैसे मुद्दे, राम मंदिर जैसे मुद्दे, स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री थे हमारे, तो ऐसे जो मुद्दे थे जो असंभव लगते थे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने इन सबको क्लियर करके दिखाया। और हमारे रहते रहते अनेक पुल, दुनिया भर के आप हाईवेज मान लीजिएगा, रेलवे स्टेशन को कर लेगा, काशी का कॉरिडोर आप मान लीजिएगा। तो ये सब इस तरह के काम है जो सोचते सोचते, यानी कि कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आज कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये लोग कहते हैं कि भाजपा शोर मचाती है, भाजपा करती है। अरे भाई, आपके पास विचारधारा नहीं है। उन नेताओं के पास जो दल है, ये क्षेत्रीय दल है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक विचार है। और हम लोग राजनीति को साध्य नहीं मानते, साधन मानते हैं। हमें पब्लिक की सेवा करनी होती है। हमारे आदर्श हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे आदर्श हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। उनका एक विचार ये था कि पूरा समाज एक हो। अभी मोदी जी ने भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें क्या करना है? उस श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें ये करना है कि जो व्यक्ति समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा है, जहां सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती, आपको ध्यान होगा राजीव गांधी ने कहा था कि वो केंद्र से 1 रुपए यदि हम योजना के नाम पर देते हैं तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते कमीशन बाजी में जाते हैं तो 15 पैसे रह जाते हैं।
तो मोदी जी ने और योगी जी ने वो काम करके दिखाया कि 1 रुपया डाला है तो पूरा 1 रुपया उसके खाते में जाएगा। हम लोगों ने जो योजनाएं शुरू करी है, जो सब्सिडी की योजनाएं शुरू की, वो सारी सीधे जो लाभार्थी है उसके खाते में जाएगी। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने शुरू किया जनधन योजना। जनधन योजना इतनी बड़ी योजना है, पूरे विश्व की योजना है, उससे बड़ी योजना कहीं हो ही नहीं सकती। हमने गरीब आदमी जो बैंक के बारे में सोचता भी नहीं था या सोचने की हिम्मत नहीं रखता था, हम लोगों ने उनके लिए भी काम किया। गरीब आदमी जो अपने तकिए के नीचे 50, 100, 200 रुपए रखकर सोता था, या कभी पैसे खो गए, कभी किसी ने लूट लिए, किसी ने छीन लिए, उन सब को खत्म करने का काम यदि किया तो हमारी सरकार ने किया। जनधन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस पर बिना किसी गारंटी के हम लोगों ने बैंक खाते खोले, और बैंक खाते खोलने का यह हश्र हुआ कि बहुत सारे करोड़ रुपया वो बैंकों में जमा हो गया। वो तो गवर्नमेंट के काम आ रहा है, और जो लाभार्थी उस पैसे को अपना लाभ किसी वक्त भी ले सकते हैं, उनको ये लाभ हो गया कि अपने पैसे को सुरक्षित रख के जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हम लोगों ने की है। चलिए, बहुत बढ़िया संघर्ष आपने किया, और उस दौर की बात आपने बताई कि भाई वोटर लिस्ट हाथ से बनती थी, सारी चीजें आपकी सही हैं, बहुत अच्छी बात है। लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हैं। लेकिन अभी जनधन की अगर बात करें नेताजी, तो जनधन का बाद में सेविंग कराया गया बैंक में। अगर अब लोग गए, लोगों की शिकायतें रही कि साहब जो जीरो बैलेंस का खाता था उसके बाद तो बैंक ने मान्य ही नहीं किया, उसके बाद उन्होंने सेविंग में ट्रांसफर कर दिया, लोगों का वो हो गया। ये कहीं कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है। जनधन खाता आज भी है, आज भी। यदि कोई आज भी जनधन खाता जीरो बैलेंस पे खोलेगा तो बैंक को खोलना है। कहीं कोई दिक्कत यदि आए तो सरकार बैठी है, हम लोग बैठे हैं, ये आज भी है। और ये सब्सिडी का जितना काम है, आपको ध्यान होगा, जब गैस की सब्सिडी होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, तो कांग्रेस की सरकार में ये होता था कि यदि किसी को गैस का कनेक्शन लेना हो तो कई कई साल इंतजार करना पड़ता था। उस समय बजाज स्कूटर बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो बजाज स्कूटर उस समय जब था तो बजाज स्कूटर पे ब्लैक होता था, कई कई साल का ब्लैक होता था। तो ये पूरी ब्लैक मार्केटिंग खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वो चीजें ट्रेंडिंग में थी उस समय, तो वो चलती थी भाई। आज आप स्कॉर्पियो गाड़ी लेंगे, कोई लेंगे, तो उसमें भी आज भी ये है कि आपको बुकिंग करनी पड़ती है। वो एक सिस्टम है कि अपडेट होता रहता है। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ, मेक इन इंडिया योजना का क्या हुआ, स्टार्टअप इंडिया योजना का क्या हुआ, नोटबंदी से लोगों को नुकसान हुआ, जैसे आम लोगों में चर्चा है नहीं, वो नुकसान हुआ। सड़कों की बात आपने की, ये मानता हूँ सड़कें बहुत अच्छी हुई, कोई दिक्कत नहीं। जापान से कर्जा लिया गया, जर्मन से कर्जा लिया गया, बहुत मोटा कर्जा है, 172,000 करोड़ का कर्जा है। आज कांग्रेस की आप बात करें तो 56,000 का केवल कर्जा था, 56,000 करोड़ का कर्जा था। आज वही कर्जा बढ़ के 172,000 करोड़ का हो गया। लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार से लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि रोजगार की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक तुष्टीकरण की एक राजनीति बीजेपी करती है? हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा पकड़ है, बहुत सारे मामले, बहुत सारे चीजें हुए है नहीं, तो ये इन चीजों पे एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि कमियां कहां हैं। सबके जवाब हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो बातें आपने बताई है, एक तो आपने मेक इन इंडिया की विशेष रूप से बात बताई। मेक इन इंडिया के माध्यम से वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी बात आपको ब्रह्मोस मिसाइल की अभी मैंने जानकारी दे दूं आपको। अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा वो हुआ, ब्रह्मोस हमारी काम आई। और ब्रह्मोस मिसाइल आज भी ऐसी है जो हम अपने यहाँ यूज करते करते हैं विदेश को दे भी रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के माध्यम से जितने स्टार्टअप हमारे चले हैं, वो स्टार्टअप और मेक इन इंडिया लगभग दोनों बराबर, सब सिमिलर से ही है। तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जो नए उद्योग धंधे शुरू किए हैं, छोटे छोटे काम शुरू किए हैं, और जो आपने ध्यान होगा कि चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने लेने बंद कर दिए थे, उसमें लोगों ने अपने उद्योग यहाँ लगाए। और उद्योग जिन लोगों ने लगाए हैं तो उन्हें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, उनको सिंगल विंडो सिस्टम दिया है कि जो पहले जो सिस्टम पहले कई चक्कर, कई जगह दफ्तरों के चक्कर काट के काम हुआ करते थे, वो सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने दिया है। और सिंगल विंडो से ये फायदा हुआ है कि लोगों को उद्योग लगाने में आसानी हुई। आपने ध्यान दिया होगा कि 5,000 करोड़ रुपए का जो निवेश सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आया था, वो सबसे पहले 2017-18 में आया था, आपको ध्यान होगा बहुत अच्छी तरह से। तो ये निवेश इसीलिए आ रहा है कि यूपी का जो जंगल राज था, यूपी की जो बिजली कटौती थी, यूपी में जो गुंडागर्दी थी, उन सबको खत्म करके एक माहौल दिया है। और ये माहौल बड़ी चीज होती है, ये पुराने जो उद्योग लगे हैं उनके चलाने के लिए भी,
और नए उद्योगों के लिए वातावरण बनाने का भी। ये बड़ा काम स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ पर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी, मैं पिछले हफ्ते एक लेख पढ़ रहा था, मैं एमडीए का मेंबर भी हूँ यहाँ पर, तो एमडीए में 175 करोड़ रुपए का निवेश की चिट्ठी आ चुकी है, केवल जिला मुजफ्फरनगर की बात में कर रहा हूँ। यानी कि जो हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्कीम चलाई है कि एक जिले का एक उत्पाद, उस उत्पाद के माध्यम से यहाँ गुड़ का कारोबार जैसे यहाँ पर है, सहारनपुर में लकड़ी का कारोबार है, मेरठ में खेल के सामान का कारोबार है, इस तरह के कारोबार में लोग निवेश कर रहे हैं, बाहर से आगे भी निवेश कर रहे हैं, और जो लोकल की इंडस्ट्री है उनको फलने फूलने का अवसर मिला है। तो ये विशेष काम हुआ है। ये बात आपकी सही है। देखिए, ये सुना है भाई, अखबार पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हम ये सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार ना योजनाएं कागज पर ही होती है, धरातल पर वो नहीं होती है नहीं। धरातल पर बहुत सारी योजनाएं, जैसे अभी मैं शूट कर रहा था शुक्रताल में, और बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बजट एक शुक्रताल का दिया गया है, और योगी जी कई बार वहाँ आए भी हैं, और मैं ये और सरकारों में भी ये मुहिम चलता रहा। वहां पर एक छोटी सी सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, उसके बावजूद वहां छोटी सी गंगा की धार नहीं निकाल पा रहे, इतना बजट होने के बावजूद, जबकि मात्र 12 किलोमीटर दूर वहां से गंगा बहती है, सोलानी नदी से 12 किलोमीटर दूर गंगा बहती है। और लोगों ने क्या किया कि वहां पे हर की पैड़ी जैसे पैड़ियां बना दी हैं, एक बहुत बड़ी स्कीम वहां पर लगा दी गई है ताकि धार्मिक चीजें वहां देखें, बहुत सारी धर्मशालाएं, बहुत सारे होटल्स, क्योंकि बाहर के पर्यटक आते हैं, लेकिन वो योजना आज तक वो साकार नहीं हो पाई। जबकि मैं बताऊं, पिछले मंत्री योगी जी आए, पिछले महीने ही आए, बिल्कुल है नहीं, और हर बार वो घोषणा करते रहे उस चीज की कि साहब ऐसा होगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो लोगों को लगता है, हमें भी लगता है, कई सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो ऑन पेपर ही चलती रहती है, धरातल पर कभी नहीं आती। तो वो इसमें ये है कि चलो ये होता है कि देरी हो जाती है कोई काम होने में, लेकिन एक देरी की भी एक लिमिटेशन होती है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, पिछली सरकारों में आपने बताया सब काम होते रहते थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पिछली सरकारों में काम होते रहे, होने से मतलब ये है हाँ, कि योजनाएं चलती थी, योजनाएं चल रहा मतलब। अभी 2017 और आज 8 साल हो गए योगी सरकार को। योगी सरकार ने इतना बड़ा काम शुक्रताल में किया है कि शुक्रताल को एमडीए में डाल दिया। सबसे बड़ी बात, उसकी योजनाएं सारी स्वीकृत है। एक हाईवे आ रहा है जो शुक्रताल से होकर हरिद्वार जा रहा है, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ऑन पेपर मुझे उसकी जानकारी है, लेकिन वो चल रहा है, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, पीछे से आ रहा है, वो सब उसका पीडीएफ बन चुका है, वो सारा उसकी तैयारी हो चुकी है। दूसरा बड़ा काम, अभी आपने बताया घाटों का सौंदर्यीकरण, वो सारा काम वो पहले कभी नहीं हुआ होगा, बहरहाल वो पैसा आया तो काम उस पर हो रहा है। तीसरी बात आपने कहा गंगा की धार, गंगा की धार को कितने बरस हो गए डिमांड करते हुए श्रद्धालुओं को, लेकिन उसके बाद जब योगी जी आए, उसमें से एक धार वो छोटी सी निकाल पाए, उस पर भी काम चल रहा है उसे बड़ी करने का। लेकिन आज शुक्रताल में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से जितना बड़ा काम हो रहा है, स्वामी ओमानंद जी महाराज केशवानंद जी महाराज, तो महेशाश्वरनाथ जी महाराज, ये सब लोग लगे हैं इस काम के लिए। तो वो एक जो धार आई है उसको बड़ा करने का काम कि हमारा चल रहा है। और गंगा की पूरी सफाई, गंगा में बोट सिस्टम, गंगा में नहाने का तरीका, और जो वहां पर शुक्रताल में अंत्येष्टियां होती हैं, उन सब में कितना परिवर्तन है वहां पर आया, आप उसको देख लीजिएगा। जो वहां पर हाईवेज हैं, जो गेट बने हैं, मतलब विकास के रूप में मैं समझता हूं कि आसपास का एरिया जो बिल्कुल रेतीला एरिया था, बहुत बढ़िया, उस सबको मजबूत करने का काम, पक्की सड़कें देने का काम, ये हमारी सरकार में हुआ है। तो अगर पैसा लगता है तो विकास में तो कहीं तो दिखाई देगा ना वो। तो सारी चीजें वहां पे पिछले 10 साल से पहले, 8 साल से पहले और 8 साल के बाद यदि आप देखेंगे तो आपको आमूलचूल परिवर्तन वहां दिखाई देगा। और वहां के लोग खुश हैं इस बात के लिए कि हरिद्वार के बाद यदि छोटा हरिद्वार कोई कहा जाता है तो शुक्रताल है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। वो बात आपकी सही है, क्योंकि हरिद्वार जैसी चीज क्योंकि फेमस है, लेकिन हरिद्वार कभी भी तीर्थ स्थल नहीं है। हरिद्वार का कोई हिस्टोरिकल इतिहास रहा नहीं है ऐसा कि उसको आप तीर्थ स्थल कहें, सिवाय गंगा की धार के। शुक्रताल में तो प्रसिद्ध कहानी सुनी, भगवान जी की कहानी, इसीलिए होती है, पूरी दुनिया उसको जानती है। इसीलिए और ये डेवलपमेंट ये जो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है, ये बात सही है आपकी कि भाई काम होने में थोड़ा धीरे धीरे समय लगा। अब मैं एमडीए पे बात करूंगा, क्योंकि एमडीए डिपार्टमेंट आपने कहा कि मेंबर, बिल्कुल कई जगह ये सुनने में आया कि जैसे हमारी चेयरमैन साहिबा बनी, तो उन्होंने अपने हितों के लिए जो एरिया था, जैसे जोली रोड इंडस्ट्रियल एरिया, भोपा रोड भी है, थोड़ा जानसठ रोड भी है, जोली रोड को लगभग आपने देखा भंडूर गांव तक
हाँ। है नहीं, वहां तक एमडी में नहीं रहा है। और मेरे ख्याल में अगर हम शहर की बात करें, यानी यहाँ से बंडूर होगा लगभग 14-15 किलोमीटर मान के चलिए, शिव चौक से भी अगर हम लगाएं, और यहाँ का जो एरिया 8 किलोमीटर का बनता है, 8 किलोमीटर का जो हमारा एरिया बनता है वो एमडी में नहीं आ रहा है, कई बार वो चीज नहीं है। जबकि अभी महानगर की स्थिति में मुजफ्फरनगर को लिया गया, आपने भी सुना होगा क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की योजना है कि भाई मुजफ्फरनगर भी महानगर बने। महानगर का मतलब होता है कि एक सिटी का जो दायरा है वो कम से कम 50 किलोमीटर का होना चाहिए, और 50 किलोमीटर चारों तरफ अगर वो एरिया है तो वो 50 किलोमीटर पूरा का पूरा एमडीए में होना चाहिए। और 50 किलोमीटर में कितने सारे गांव आ जाते हैं हमारे यहाँ, जबकि हमारा अगर टोटली हमारा एरिया देखें मुजफ्फरनगर का तो लगभग मान के चलो जितने हमारे कस्बे टाउन एरियाज पड़ते हैं तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक होंगे। बिल्कुल, उसके बाद वो चीजें नहीं हो रही हैं। शुक्रताल को एमडी में लिया गया, वो भी 35 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अच्छी बात है, वो तीर्थ स्थल है और बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि जब भी योगी आदित्यनाथ जी आए शुक्रताल में, मेरे सामने 2-3 बार आए और मैं वहां गया भी, शूट पे भी गया, वैसे भी गया, तो कुछ लोगों ने बताया, मतलब जो साधु संत हैं, बहुत लोगों के पास उठना बैठना है, कुछ लोगों ने बताया कि सब योगी जी आते तो हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही मिलके चले जाते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो ऐसा नहीं हो सकता कि सड़क पे चलते हुए प्रत्येक व्यक्ति से बात कर सके। जिस समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो किसी भी आश्रम में कार्यक्रम होता है तो जितने भी साधु संत हैं वो वहां पर आते हैं, उन सबसे वार्ता भी होती है, उनके विचार भी सुने जाते हैं और अपने विचार को साझा भी करते हैं। जहां तक व्यक्तिगत बात करने का सवाल है, प्रत्येक साधु संत के विचार को वहां मंच पे नहीं सुना जा सकता, ये आप भी समझते हो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी ओर से जैसे स्वामी ओमानंद जी महाराज हो गए, केशवानंद जी महाराज हो गए, महेश आश्रम हो गए, तो वहाँ कई साधु संत ऐसे जिम्मेदार हैं कि उनके माध्यम से जो वहाँ की जनता की जो पीड़ा है या जनता की जो मांग है वो आदरणीय योगी जी तक पहुँचती है। और उसी का ये परिणाम है कि सारी चीज होने के बाद भी शुक्रताल को विकास की गति में और आगे रखा गया है। वहाँ इतना मोटा पैकेज रखा गया है, उस पैकेज के आधार पर वहाँ काम भी चल रहा है। दूसरा विषय रहा कि महानगर के साथ एमडीए का आपने दूसरा जिक्र किया। देखिए, पूरा मुजफ्फरनगर एमडीए है, मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और शामली दोनों एक ही होते हैं। अच्छा, अभी शामली इसमें शामिल? हाँ, अभी हमने उसको एक नोट जारी किया, कमिश्नर की बैठक, की बोर्ड बैठक में उसको अलग करने का प्रयास किया है। वो प्रयास हो गया लेकिन अभी लागू नहीं हुआ, वो हो जाएगा, शामली अलग हो जाएगा, मुजफ्फरनगर अलग हो जाएगा। तो इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि शुक्रताल को हमने जैसे लिया है, आपका कहना है कि पूरा 50 किलोमीटर उसका एरिया वो आना चाहिए। अगर महानगर में क्या होता है कि ये कोई ऊपर से इकाई है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं कि कितना एरिया किस तरह से लेते हैं। जैसे कि शुक्रताल वाला एरिया हमने ले लिया, लेकिन इधर छपार रह गया, पुरकाजी रह गया, इधर चरथावल रह गया, तो ऐसे बहुत एरिया है उसमें रह गए। खतौली है, जी है ना, तो खतौली है, बुढ़ाना है, तो ये कुछ सिस्टम है उसका, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि कितना क्यों छोड़ते हैं, कितना बचते हैं, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एमडीए योजना के अनुसार अपना पूरा काम कर रहा है, ये आपको माननी पड़ेगी बात। विकास की दर भी उसकी बहुत ज्यादा है। और एक आपने सवाल किया जोली रोड का। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद निवेश बढ़ा है, उद्योग बढ़े हैं और उद्योगों के लिए माहौल बढ़ा है। अभी तक क्या होता था कि जो शहर में उद्योग या दुकानदार या व्यापारी जो भी है, उनके साथ ही छीना झपटी और बदतमीजियां होती थी, तो अपने मुजफ्फरनगर में कोई उद्योग लगाने के लिए राजी नहीं होता था। लेकिन जब से निवेश बढ़ा है तो उद्योग लगाना चाहते हैं लोग, तो उनको जगह भी चाहिए, तो एमडीए के माध्यम से उसको डेवलपमेंट एरिया को बढ़ाने का काम किया। तो ये देखा कि कौन सी रोड ऐसी है जहां पर अभी जमीन उपलब्ध है। तो हमारे शहर में, हमारे जिले में जोली रोड एक ऐसी रोड है जो शहर से लगती हुई है और उस पर काफी खेती की इस तरह की जमीन थी जो उद्योग जहां पर लग सकते थे, क्योंकि वो बिजनौर भी क्रॉस हो सकती है, चौड़ी सड़क है, हाईवे से लगी हुई है पूरी, और बिजली घर भी वहां पर है, तो वहां पर इंडस्ट्री लगाना सुगम था। तो इसलिए अपना जो पुराना इंडस्ट्री एरिया है उसके साथ साथ इसको डेवलपमेंट करने का काम किया, तो इस वजह से इस एरिया को बढ़ाया गया। तीसरा आपका सवाल था नगर निगम और नगर पालिका के हिसाब से। अभी हमारा जो जनपद है, मुजफ्फरनगर शहर है, वो नगर पालिका है, नगर निगम नहीं है। नगर निगम बनाने का प्रयास किया था लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे, जिस चक्कर में ये रह गया।
और आपने देखा होगा कि 11 गांव इस नगर पालिका में ऐड कर दिए। अभी उसमें भी विकास की दरकार है। हमारी चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी लगातार वर्किंग में है, वो काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि जो पिछले दूसरी पार्टियों के चेयरमैन रहे हैं उन सबसे अच्छा काम मीनाक्षी स्वरूप जी इस समय कर रही हैं। हमारे माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारी सरकार के मंत्री हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, वो भी अपने स्तर से जितना काम इस शहर के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भी संजीव बालियान जी जो हमारे सांसद रहे हैं, उनके कारण इस जनपद को बहुत अच्छी पहचान मिली है। हमारे नगर के चारों ओर जो हाईवे बने हैं, इसको जोड़ने का जो काम किया है वो संजीव बालियान जी की देन है। हमारा जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन को नया बनाने का काम संजीव बालियान जी की योजना वो के तो मेरे ख्याल में सभी बने हैं, केंद्र की योजना तो थी ही। योजना तो थी, उस योजना को लाने की बात। हाँ, लाने की बात। योजना तो हमेशा रहती है, पैसा हमेशा रहता है। हाँ, बात है विजन की, जी जी। कि किसका विजन क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत पहले ये हमारा बाईपास बन गया था वेलना वाला सारा, जो रुड़की रामपुर तिराहे को जोड़ता है, लेकिन सदावली के पास जो पुल था वो अधूरा पड़ा था। वो काफी टाइम से पड़ा था ना, वैसा तब भी होगा, हाईवे बना तब भी होगा। उसमें कुछ विवाद कितने लोग रास्ते में कुछ मस्जिद थी, धार्मिक स्थल थी उसमें, और उसमें कितने लोग मरे, कितनों की गाड़ियां गिरी, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान को लगा कि ये काम होना चाहिए। उन्होंने नितिन गडकरी जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करी और बहुत प्रयास करके उस पुल को पूरा कराने का प्रयास करा। और बहुत अच्छी बात उसमें ये है कि मस्जिद थी, दूसरे समुदाय के लोगों से बातचीत की, उन्हें समझाया और उन्हें बताया कि तुम्हारा स्थान दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, और उसको बहुत आसानी से कराने का काम किया। ये बड़े काम हमारी सरकार में संभव हो सके, किसी और सरकार में संभव नहीं था। लेकिन किसानों के लिए क्या किया? किसान आज भी परेशान है। देखिए, किसानों के लिए मैं समझता हूं कि ताजी बात तो अभी ये तो एक जुमला कहें या कुछ कहें, भाई किसान की आय दोगुनी होगी या नहीं? नहीं, चलो दोगुनी भी ना छोड़ो तो कम से कम उसका खाद है, पानी है, उसका खर्चा है, ट्यूबवेल है, बिजली बिल है, उसका ये डीजल है, पेट्रोल है, तो वहां तो किसान को मार पड़ी ना। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ जी, तो किसान के बारे में कुछ बातें मेरी पार्टी की है, क्योंकि मैं राजनीति करता हूँ तो मुझे भी जानकारी है, थोड़ी बातें वो मैं आपको बताऊंगा। किसान को हमारी सरकार से पहले की हालत देखो, किसान का पैसा 1.5 साल तक नहीं आता था, वो 3 महीने के अंदर। वो आज भी स्थिति है थोड़ी नहीं है, मिलों का कोई एक मिला होगा, कोई एक मिल हो सकती है ऐसी कि जिसका 3 महीने के बजाय 4 या 5 महीने हो रहा होगा, नहीं तो इन टाइम उनका पैसा आ रहा है 3 महीने के अंदर। ठीक। दूसरा, हमारी सरकार ने काम क्या किया, किसान का जो भुगतान उसको नगद लेता था, उसको या तो किसान खर्च करता था या दारू में उड़ाता था, कभी कभी कोई बिगड़ेल सा आदमी हो गया थी, ठीक, या वो लूट पिट जाता था कहीं, उसको बैंक से पेमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से। किसान को क्रेडिट कार्ड देने का काम कम ब्याज पर ये हमारी सरकार ने किया। नहीं, पहले भी था। नहीं, का लोन तो पहले नो, इतना परसेंट। कई बार ये भी होता था कि लोन माफ हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे कई बार माफी का जिक्र आया, किसानों ने आवाज उठाई, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता 13 साल में मेरी बात सुनिए, कर्ज भी माफ हुआ है, ऐसा नहीं है, आपको शायद ध्यान नहीं है, पिछले दिनों कर्ज भी माफ हुआ है, पूरा पूरा एक साथ माफ हो गया। लेकिन मैं माफी के कम से कम पक्ष में नहीं रहता। मैं कह रहा हूं कि समृद्ध बनाओ किसान को, और सरकार का काम है समृद्ध बनाना। किसान को समृद्ध बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो गरीब किसान है, सीमांत किसान है, उसको 6,000 रुपए देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। किसान के खेत की टेल तक पानी पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया। किसान की फसल बीमा देने का यदि काम किया तो हमारी सरकार ने किया। तो ये इतने सारे काम लगातार यदि कोई कर रहा है, किसान यदि ट्रैक्टर लेता है उसको लोन देने का काम कम ब्याज पर, वो तो लोन, वो हमारे की प्रोसीजर है कि वो कार पे भी मिलेगा, कम ब्याज पर, बाइक पे भी मिलेगा। किसान को कम ब्याज पर देने का काम, मान लो व्यापारी को लेता है उसी लोन को 10% लगता है, किसान को लगता है तो 4 या 6% लगता है। तो आप ही देखो ना कि किसान को समृद्ध करने का काम, क्योंकि किसान इस देश की जान है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो व्यापारी है, लेकिन यदि किसान ना हो, यदि किसान काम ना करे तो पेट नहीं भर सकते, ये देश नहीं चल सकता। वो हमारे एक तरह से मध्य भू जो हमारी स्थिति है उसको लेके चलने का काम किसान करता है। तो हमारा बहुत सम्मानित किसान है, उसका हम सम्मान भी करते हैं, और सरकार लगातार किसानों के बारे में चिंतित रहती है। बहुत सारी योजनाएं हैं, पिछले दिनों आपने ध्यान दिया होगा, तीन कानून जो हमारे किसानों के थे, वो कुछ किसान नेताओं के आंदोलन के कारण वो निरस्त हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ यदि वो लागू होते
तो इससे किसान का बहुत फायदा होता है। जो मिलेट्स है, जो मोटा अनाज है, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। नहीं एक बात, लेकिन एक मिनट, ये बात पूरी हो जाने दे। जो मिलेट्स है किसान के लिए, जैसे हमारा क्षेत्र है गन्ने का क्षेत्र है, तो हमारी सरकार ने लगातार व्यवस्था की है कि हम गन्ने के साथ साथ उनके बीच में कुछ और भी मिलेट्स या भारी सामान बोने का भी काम करें। किसान को मुआवजा देने का काम के साथ साथ जो हमने काम किया, किसान की फसल को लेने का काम हमने किया। 100% गेहूं और चावल की फसल लेने का काम हम कर रहे हैं। तो ये काम मुझे लगता है किसी सरकार ने इस बारे में नहीं विचार किया। हमारी सरकार लगातार इस बारे में चिंतित है। नहीं, अच्छी बात है। अब जहां तक सवाल किसान का है, मैं किसान की मोटी सी एक आपको बात बता देता हूँ भाई। ये बेल्ट गन्ने की है, तो अगर सरकार कहे कि कुछ और फसल उगाई जाए, गन्ना गेहूं यहाँ पे ज्यादा होता है, गन्ना गेहूं ही चलता है ज्यादातर यहाँ पे, क्योंकि अगर वेस्ट यूपी में या महाराष्ट्र में गन्ना नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, तो ये तो चीनी, ये जितना भी आपका डिस्टिलरी है, सारी चीजें कमी पड़ जाएगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया तो ये होती नहीं है सारी चीजें। तो इसलिए किसान का, अब किसान की लड़ाई क्या है कि गन्ने का भाव है। जैसे कोई भी पहले भी सरकार करती थी, आज भी करती थी, जब कभी गन्ने का सीजन आता है तो सब 10 रुपए 20 40 रुपए बढ़ा दिए, किसान उस पर खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां तो बढ़ा दिए, लेकिन उसका खाद महंगा हो गया, उसकी और चीज महंगी होगी, उसकी और बिजली। अब 3 कानून की अगर हम बात करें तो उसमें हुआ क्या था कि उस कानून में ये वापिस इसलिए है, कोई भी कानून बनता है, आप व्यापारी हैं, नेता भी हैं, कोई अगर कानून बने तो व्यापारियों का भी अपना संगठन है, जैसे किसानों का अपना संगठन है, हर लोगों के संगठन है। व्यापारी की एक बात ये ऑफिशियली सोची जाती है कि साहब व्यापार को कहाँ लाभ हो सकता है। अब 3 कानून बने तो उसमें वजह ये रही कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व, कोई भी कमेटी ये पूछती कि किसान को उसमें उसके हित में है या अनहित में है। सरकार ने ये जो फैसला लिया था, ये इसलिए लिया था कि किसान से कोई चर्चा ही नहीं की, यहाँ तक कि कृषि मंत्री से भी चर्चा नहीं हुई। और जब कृषि मंत्री से चर्चा हुई तो उस समय मेरे ख्याल में नरेंद्र सिंह थे, नरेंद्र तोमर जी, तो उनसे भी कोई चर्चा नहीं हुई। उनसे जब पर्दे के पीछे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब ये योजना मुझे बताई नहीं गई थी। तो ये पर्दे के पीछे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कई बार कुछ बातें पर्दे के पीछे भी होती हैं। तो फिर किसान उसमें लाया, एक लंबा आंदोलन चला, बहुत सारे किसानों की जान गई। देखिए मुझे, और ये अच्छा रहा कि बीजेपी ने बहुत अच्छा रहा कि ये फैसला वापस ले लिया। मुझे जितनी जहाँ तक किसानों की इसकी खुशी हुई, मैं आप ये नहीं कहूंगा कि जो वर्ड किसानों के, मैं वो आपको बता रहा हूँ, व्यापारियों का भी सहयोग है और किसानों का भी सहयोग है, देश को चलाने में हर वर्ग का एक सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहाँ तक इस बात को आपने पूछा, 3 कानून वाली बात मैं बताऊं, और आपने ये कहा कि किसानों से बात नहीं हुई। देखिए जब ये कानून लागू नहीं हुआ था तब किसान संगठनों को बुलाया गया था, उनसे वार्ता भी हुई है, बात भी हुई है, वो माने नहीं वो अलग बात। वो किसी डिसीजन, वो वार्ता किसी डिसीजन पर पहुंची नहीं, लेकिन पूछा तो, बताया तो कि ऐसे करो। नहीं उन्होंने मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। जब किसान संगठन को हम बैठ के बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, वार्ता बेनतीजा होने का कोई कारण नहीं। सरकार ने यह कहा कि यदि आपको 3 कानून में ऐसा लगता है कि ये किसान के हितकारी नहीं है तो इसके ऑप्शन आप दे दो कि इसमें सुधार क्या किया जाए। ऐसा सुधारात्मक कोई जवाब कोई नहीं दे पाया, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और जिस समय गाजीपुर में आंदोलन चल रहा था, आंदोलन पीक पे था, उस समय भी लगातार नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र सिंह तोमर ने, आपको ध्यान होगा, डिक्लेयर किया था माइक से बाकायदा कि हमारी दूरी केवल एक फोन कॉल की दूरी है, यदि वो लोग आए बातचीत करें तो हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और जब किसान बिल्कुल नहीं माने तो किसान भी बहरहाल इस देश का ही अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इस वजह से वो कानून वापस लेने पड़े। हालांकि मुझे आज भी ये लगता है कि वो कानून यदि वापस ना लिए जाते तो किसान का इसमें लाभ होता। चलिए, ये तो किसानों की अपनी सोच है जी। तो वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी, बाद में बात करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा श्रीमोहन तायल जी से बात करके हमारे चैनल पे, और बात पूरी नहीं हुई है, फिर कभी मौका लगेगा तो तायल जी से हम फिर बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत